प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान विषय में अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ की दोहराई करने वाले हैं और उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे इस पाठ में जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं उनको। तो देखो, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है, वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, संसार में हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, सामग्री है, वो जिससे बनी है, वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पदार्थ कहेंगे किसे? तो देख सकते हो यहाँ पर वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, स्थान आयतन घेरती है, पदार्थ कहलाता है। जैसे आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो, उस मोबाइल का एक निश्चित द्रव्यमान है, वो आप जिस जगह पर रखते हो इसका मतलब वो स्थान भी घेरता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। संसार में कोई भी अगर ऐसी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, स्थान घेरती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, पदार्थ कहलाता है। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्वों वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना हुआ बताया और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया। प्राचीन जो दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को बताया कि पदार्थ जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आगे है, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये बहुत सारे कण हैं किसी पदार्थ के, इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है। ये किसी भी पदार्थ के कण हो सकते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो ये पदार्थ के कण हैं, मान लो इनके बीच बहुत सारा रिक्त स्थान है, निरंतर गतिशील है, एक दूसरे को कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों में गति होती है, कोई इधर चलता है, कोई इधर चलता है। जब इसका तापमान बढ़ाते हैं ना, तो ये तेज चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। हमने देख लिया। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। जैसे यहाँ यहाँ ये पदार्थ के कणों के बीच दूसरा पदार्थ जब इसमें डालते हैं ऐसे, तो इनके कणों के बीच में समा जाता है, अंतः मिश्रित हो जाता है। आगे है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को साथ रखता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल काम करता है। यह बल कणों को क्या रखता है? साथ रखता है। इसे अंतराअणुक बल भी कहा जाता है। तो ये पदार्थ के जो कण हैं यहाँ पर, ये आपस में एक दूसरे को बीच एक बल लग रहा है। इस बल को क्या कहते हैं? अंतराणुक बल कहते हैं। यानी कण कण के बीच जो बल काम कर रहा है वो अंतराणुक बल है। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। तो ये जो अंतराणुक बल जो है, ये जो यहाँ पर इस बल के कारण से पदार्थ की तीन अवस्थाएं यहाँ पर दिखाई गई। देखो, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो प्यारे बच्चों, ठोस जो होता है उसमें जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, और जो द्रव होता है उसमें थोड़े दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत ज़्यादा कण दूर दूर होते हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। मैंने आपको बता दिया। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता।
द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता। जो द्रव होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में इसे रखते हैं उसी के आकार ले लेते हैं, परंतु द्रव का आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी का कोई आकार नहीं है, लेकिन उसको जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार वो ले लेगा, लेकिन पानी का आयतन तो निश्चित है ना, 1 लीटर। तो द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर, यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठोस के कणों की अपेक्षा द्रव में के कणों के बीच खाली स्थान भी ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, यानी इनके कणों के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो इसको ज़्यादा हम पिचका सकते हैं, पास पास ला सकते हैं। तो संपीड़ितता किसकी ज़्यादा होती है? गैसों की। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। बिल्कुल, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ से क्या बन सकता है? जल, पानी, द्रव अवस्था बन सकती है उसकी। और ज़्यादा गर्म करेंगे तो गैस वाष्प बन जाएगी उसकी। तो तापमान में और दाब में परिवर्तन करके हम अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे गैस को अगर हम दाब बढ़ाएं और ठंडा करें तो क्या होगा? वो द्रव में बदल जाती है। जैसे सिलेंडर के हमने हमने जो सिलेंडर के अंदर हमने जो गैस भरी होती है वो सीएनजी होती है, वो उच्च ताप और दाब पर भरी जाती है। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उस पदार्थ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो याद रखोगे प्यारे बच्चों, जिस पदार्थ पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। गलने की यह जो प्रक्रिया ठोस से द्रव में, इसको कहते हैं संगलन। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता। तो प्यारे बच्चों ये बात भी आप ध्यान रखनी है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर हम किसी बर्तन में लें तो जब तक सारी बर्फ़ नहीं पिघलेगी तब तक उसका तापमान भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये आप याद रखोगे। चाहे उसमें ऊष्मा और दे दी जाए, चाहे बर्फ़ को हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, लेकिन जब तक बर्फ़ पूरी पिघल नहीं जाएगी तब तक उसका तापमान नहीं बदलेगा। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये ऊष्मा जो है वो जो हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, तापमान क्यों नहीं बढ़ता? देखो, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तनों से तापमान में कोई बिना कोई वृद्धि दर्शाए होते पदार्थ उसे अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह पदार्थ ऊष्मा पदार्थ में छिपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये गुप्त ऊष्मा के रूप में छिप जाती है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उससे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं या सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। द्रव अवस्था में आए बिना ही कई कई ठोस ऐसे होते हैं और सीधे गैस में बदल जाते हैं और वापस गैस से ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर, नैप्थलीन की गोलियां हैं, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो सीधी गैस बनती है, उसको ठंडा करेंगे वापस ठोस में बदल जाती हैं। आगे है, पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। तो आपने देखा होगा ठोस के अंदर क्या होते हैं, कण पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इसलिए देखो आप अवस्थाएं बन रही है ना, ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ये गैस हो गया। आगे है, ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे शुष्क बर्फ किसे कहते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं।
दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस दरों में बदल जाती हैं। तो ये बात भी मैंने आपको बताई। सीएनजी जो है, एलपीजी जो है, अगर उसका हम दाब बढ़ाएंगे उसके ऊपर, उसका तापमान घटाएंगे, आप देख सकते हो सिलेंडर में से जो गैस निकलती है वो ठंडी लगेगी आपको। क्योंकि ये लगेगी कि उस पर प्रेशर डाल करके, तापमान कम करके उसको द्रवावस्था में बदला हुआ होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। आगे थोड़ा सा और बचता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। वाष्पीकरण से क्या आती है? शीतलता आती है। जैसे आप घड़े में देख सकते हो, एक मटका जो है ना, मटका आप सबने देखा होगा, मटके के अंदर पानी भरा होता है, मटके से वाष्पीकरण होता रहता है, जिसके कारण से क्या है, इसमें शीतलता आ जाती है पानी में। तो आप याद रखोगे, वाष्पीकरण से क्या आती है? शीतलता आती है। इसी तरह से कूलर के अंदर वाष्पीकरण होता है, पानी ऊपर से गिरता है तो वहाँ पर भी शीतलता आती है। आगे देखो, इसके पाठ्यगत प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुर्सी क्या है? कुर्सी एक पदार्थ है। वायु भी एक पदार्थ है, क्योंकि इसका आयतन और द्रव्यमान है। कुर्सी का भी आयतन और द्रव्यमान है। बादाम का भी है, शीतल पेय का भी है। तो बाकी देखो, यहाँ पर जो बच गया स्नेह, क्या ये कोई पदार्थ है? बिल्कुल नहीं है। गंध भी कोई पदार्थ नहीं है। घृणा भी कोई पदार्थ नहीं है। तो ये जो है, इत्र की सुगंध भी कोई पदार्थ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम पदार्थ किसे कहेंगे, कैसे छांटेंगे? जिसका निश्चित आयतन हो, द्रव्यमान हो, उन्हें हम पदार्थ कहेंगे। तो इनमें से आयतन और द्रव्यमान वाले कौन से हैं? कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय हैं। बाकी में ऐसा कुछ नहीं है। आगे तो ये पदार्थ नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षण के आधार, प्रेक्षण के कारण बताइए। तो पहला है, पहले में क्या है देखेंगे। निम्नलिखित प्रेक्षण, एक मिनट, गलत सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यह पदार्थ की कणों की विशेषताओं का गुण है। तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मैंने आपको बताया था, जैसे तापमान बढ़ाएंगे पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी, अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचती है। समझ गए होंगे। खाना अगर गर्म है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, तो हमारी तरफ तेजी से आएंगे। बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होगा, तो इसके कारण से वो हमारे पास पहुंच जाती है जल्दी। आगे है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। इससे हमें यह पता चलता है भी पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान था, खाली स्थान था, जिसके कारण से पानी को गोताखोर काट रहा है। आगे है प्रश्न नंबर 4, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमने मुख्य बिंदुओं में भी पढ़े, तो ये आपको याद करने हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे है पेज नंबर 6 के प्रश्न। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, किसका घनत्व ज़्यादा है और किसका घनत्व कम है। घनत्व क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे मैंने ये एरिया ले लिया, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा, यानी लंबाई चौड़ाई, इसके अंदर जितनी मात्रा जिसकी ज़्यादा आएगी उसका घनत्व ज़्यादा होगा। समझ गए हो आप? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। आगे इसके बाद में है
विसरण किसे कहते हैं? तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? अचानक मिलना क्या कहलाता है? विसरण। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। आगे चलते हैं। कवंथनांक किसे कहते हैं? तो कवंथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, वह उस पदार्थ का कवंथनांक कहलाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम बताइए। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक दो हैं, तापमान बढ़ाने से और दाब से भी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। इसके बाद में आगे है प्रश्न, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे बर्फ है, बर्फ को अगर हम नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं तो उसका तापमान तब तक नहीं बढ़ता जब तक कि वो पूरी पिघल न जाए। तो उस समय जो उसको ऊष्मा दी जाती है वो उसकी कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा। अथवा यदि कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से ठोस से दूसरी भौतिक अवस्था से द्रव में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है, तो यह नियत ताप ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा जो उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। आगे है, ठोस, द्रव और गैस के गुण धर्म लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ठोस के गुण धर्म देखेंगे। ठोस पदार्थों का क्या होता है? निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। अंतराणुक बल ठोसों में द्रवों तथा गैसों से क्या होता है? अधिक होता है। इसके बाद में द्रव जो है, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, उनका आकार निश्चित था। इनका आयतन निश्चित होता है, उनका आयतन भी निश्चित था। द्रवों में भाव और इनका आकार बदलता रहता है, उनका बदलता नहीं है। इनका अंतराणुक बल ठोस से क्या होता है? कम होता है। इसके बाद में गैस के गुण धर्म निम्नलिखित हैं। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता काफ़ी अधिक है, यानी इसको दाब लगाकर संपीड़ित किया जा सकता है। इनके कणों के बीच अंतराणुक बल सबसे कम होता है, तभी इसके कण दूर दूर होते हैं, इसीलिए दाब लगाकर इनको पास पास ला सकते हैं। आगे है, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है, ये जल्दी फैलती हैं गैसें। आगे है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर इसे समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो प्यारे बच्चों, हम कैसे बता सकते हैं? जैसे हमारे पास ये गिलास है, एक गिलास में हमने पानी भर दिया, इस पानी के अंदर अगर हम ऊपर से क्या कर दें, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें, तो आपको इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कण जो है वो ऐसे घुलते हुए नजर आएंगे, तो वो खाली जगह में चलते हुए नजर आएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट लाल रंग की एक दवा होती है जो इसके अंदर डालते हैं, तो आपको अलग से उसके कण उसमें मिलते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे है, कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह भर देते हैं। यानी गैस को जिस भी बर्तन में डालेंगे, इनके कणों के बीच दूरी बहुत ज़्यादा होती है और ये उस बर्तन को भर देते हैं। वाष्पीकरण के कारण शिथिलता कैसे आती है? वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगती है और शीतलता आ जाती है। आगे है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? जब वायुमंडलीय दाब को 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है।
ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एटमॉस्फेयर पर सीधे गैस में बदल जाती है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित करता है? सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया और स्थिर क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक गिलास में पानी रखते हैं हम धूप में, और एक थाली में रखते हैं एक जैसा 1-1 लीटर पानी, तो थाली वाला पहले उड़ेगा। इसका मतलब अगर सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया पर धूप पड़ रही है तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, कम पर पड़ रही है तो कम वाष्पीकरण होगा। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो ये तो आपको पता ही है, तापमान ज़्यादा बढ़ा होगा, तापमान ज़्यादा होने से वाष्पीकरण ज़्यादा होगी। आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जिसे आर्द्रता कहते हैं, जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये चार बिंदु हैं। सतह क्षेत्रफल बढ़ने से तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि, ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, आप याद रखेंगे। आगे प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत हो आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लें, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठोस द्रव गैस आपने पढ़ी, प्लाज्मा चौथी अवस्था है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर एक गैस आयनीकृत होती है, आवेशित होती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिससे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। समझ गए होंगे। आगे गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं पाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें ऊष्मा दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए उस पदार्थ की अवस्था को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, सैगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे सैगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या अभिप्राय है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, संघनन कहलाता है। आगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है, क्योंकि उनकी अवस्थाओं में अंतर है। आगे है गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है? वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। ठोसों का गलनांक होता है, द्रवों का क्या होता है? क्वथनांक होता है। ठोस क्या हो, द्रव में बदलेंगे इसलिए उनका गलनांक है, द्रव वाष्प में बदलेंगे इसलिए उनका क्वथनांक है। 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम बताइए, यानी 3 ऐसे पदार्थों के नाम आपको बताने हैं जो बिना द्रव में आए ठोस गैस में बदल जाते हैं। तो कपूर है, नेपथलीन नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड है। तो याद रखेंगे आपको आप ये तीनों। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसकी हमने अध्याय समीक्षा को ध्यान से पढ़ा, देखा और प्रश्नोत्तर देखे। तो जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।